हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है स्टूडेंट। ओके, तो अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में हमने स्टार्ट कर दिया था विद्युत धारा वाला। तो इसी में आज अपना टॉपिक है स्टूडेंट अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, है ना। अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो अपवन वेग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपन कि जब अगर किसी चालक तार के सिरों के ऊपर अगर अपन बाह्य विभवांतर आरोपित करते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, तो जो लगातार दो टक्कर यानी उत्तरोत्तर दो टक्करों के बीच जो अधिकतम वेग होता है या औसत वेग होता है उसी को स्टूडेंट अपन क्या कहते हैं, अपवन वेग कहते हैं। और अपवन वेग के बारे में फिर अपन ने विभवांतर के साथ संबंध भी पढ़ा था। तो आज अपन पढ़ लेते हैं अपन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो अपन पता है कि विद्युत धारा कब है स्टूडेंट, जब अगर किसी चालक की बताओ अपन क्या करेंगे, वो अगर मेरे पास मान लो भाई अपना कोई पीक्यू चालक था, है ना। पीक्यू अगर कोई चालक तार है या चालक धातु है जो भी है, अगर इसके ऊपर अपन अगर बाह्य विभवांतर आरोपित करेंगे, है ना। अगर ये कोई बैटरी है अपनी, अगर इसको बैटरी द्वारा जोड़ते हैं अपन, ये प्लस साइन और माइनस V वोल्ट की अगर बैटरी आरोपित करते हैं और ये अपना चालक तार है PQ और इसकी लंबाई है वही L है, तो अगर ये वाला सिरा प्लस का हो जाएगा तो अगर प्लस से जोड़ रहे हैं तो ये बैटरी का माइनस है तो ये माइनस से होगा। और अपन को पता है कि इसके अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन बताओ प्लस धनावेश क्या करेगा, इनको आकर्षित अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, Q से P की ओर। और अपन जानते हैं कि जो अपना विद्युत क्षेत्र होता है वो किधर होता है, विद्युत क्षेत्र होता है जी प्लस से इधर, तो यानी इधर अपना क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र दिशा क्या रहेगी, P से Q की ओर। ठीक है, तो जो अपन यहाँ पे अजम्पशन किया है पहले तो वही लिख लेते हैं अपन यहाँ पे कि मान लेते हैं अपन क्या कि माना एक चालक PQ है जिसकी लंबाई कितनी है जी, इसकी लंबाई स्मॉल l है, इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। और क्या कर रहे हैं अपन, तथा इस पर विभवांतर आरोपित करते हैं अपन। आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र तो किधर बताओ, अपना विद्युत क्षेत्र है जो ई वेक्टर वो किधर है, P से Q की ओर, P से Q सिरे की ओर। और वह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो किधर गति कर रहे हैं स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन Q से P सिरे की ओर गति करते हैं। ओके जी, ये गति कर रहे हैं, ये बात मान लिया अपन, इधर गति कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ये बात अपन पहले ही कर चुके थे। अब अगर अपन को यहाँ पे ये और मान लेते हैं कि जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, ये भी मान लेते हैं आपने। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। जो इसका एकांक आयतन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है अपन मान लिया स्मॉल n है। और इसका जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है स्टूडेंट, कैपिटल A। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना मान लिया अपने, कैपिटल A है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कि भाई आवेश कितना है, मान अपना आवेश का मान निकालना चाहूं मैं, कुल आवेश कितना होगा इसके अंदर, तो अपना आवेश निकालना चाहें तो अपन पता है भाई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E होता है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उससे गुणा कर देंगे, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होता है टोटल, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू E बोल दो, या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वही हो जाएगा यहाँ पे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, बताओ। तो अपन जानते हैं कि जो अपना यहाँ पे मान दे रखा है किसका स्टूडेंट, अपन को n का मान दे रखा है। n क्या है, एकांक आयतन पे इलेक्ट्रॉन, तो वो मान देते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने थे, तो कैपिटल N थे। पर एकांक आयतन पर यानी V का भाग देंगे तो ये स्मॉल n आएगा। और आपको पता है स्टूडेंट ये कुल इलेक्ट्रॉन हो गए जी। और ये आयतन को बताओ क्या लिखते हैं अपन, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो यानी इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट, A है। और इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, L है। तो V का मान स्टूडेंट में क्या लिखता हूँ यहाँ पे, A इंटू L लिखता हूँ। तो मेरे को अगर टोटल निकालने हैं n, तो यानी कि स्मॉल n बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, ये कैपिटल N अपॉन AL हो गया। अगर कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा। तो यानी कि कैपिटल जो n है अपना वो कितना आएगा, ALN।
भाई एल इंटू गुना जाएगा ना ए एल इंटू एन, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, ए एल एन होंगे। तो जो अपना आवेश होगा इसमें, अगर मतलब इसका मतलब क्यू का मान निकालना चाहूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कितना होता है स्टूडेंट, ई होता है, और कुल इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये हो जाएगा ए एल और एन, ए एल और एन आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आवेश का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या है, धारा निकालनी है। धारा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। धारा क्या होती है, एकांक या एकांक समय में बहने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, या फिर आवेश प्रवाह की दर कोई। तो यानी अगर मैं इसमें धारा का मान निकालना चाहूँ यहाँ से, धारा, तो अपन जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, क्यू बटे टी होता है। तो यहाँ से अगर मैं धारा का मान निकालना चाहूँ तो आई बराबर आवेश अपने पास कितना है, ई कैपिटल ए स्मॉल एल और स्मॉल एन और बटे टी, इस समय आ गया अपने पास टी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टी का मान, अब मेरे को टी का मान निकालना पड़ेगा जी। तो मुझे बताओ इस टोटल लंबाई कितनी है जी, एल लंबाई है दूरी, और आपको पता है इसका वेग कितना है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन में बात करें तो वीडी अपन वेग होता है, वेग वही है। तो अगर समय निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक तय करने में दूरी कितनी होगी, तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बताओ Q से P तक जाने में लगा समय की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चलना शुरू करे तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम, तो वो समय निकालें। तो टी बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा वेग। तो दूरी कितनी है टोटल बताओ, एल लंबाई है, और वेग कितना है स्टूडेंट अपना, वीडी। हमें पता है कि अपॉन वेग तो होता है इनका इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे आ गया अपॉन वीडी। तो ये टी का मान स्टूडेंट अपन यहाँ पे अगर पुट करते हैं अगर इसमें, तो अपने पास कितना आएगा, आई इक्वल टू, ये अपने पास आ रहा है ई ए एल स्मॉल एन अपॉन, इसका मान कितना है स्टूडेंट यहाँ पे एल, और जो नीचे है वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर चला जाएगा, तो वीडी इंटू आ जाएगा, यहाँ से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास धारा बराबर क्या आ जाएगा, ए ई एन और वीडी, ए एन एम और वीडी। यही क्या आ गया स्टूडेंट अपने, ये तो हो गया धारा और ये वीडी यानी अपन वेग, तो धारा और अपन वेग में क्या आ गया, संबंध आ गया। आप तो उस क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ से कि अगर मैं वीडी का मान निकालना चाहूँ तो क्या जाएगा, ये धारा बटे ए ई एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा मान इसका, ओके स्टूडेंट। तो ये बात ध्यान रखना आप। अब अगर इसमें अपन बात करें एक कि यहाँ पे क्या क्या नीड होता है बताओ, चलो इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास धारा बराबर क्या है स्टूडेंट, ए ई एन और वीडी, ठीक है। अगर अपन बात करें किसी भी चालक के लिए धारा तो बताओ क्या होती है, नियत होती है ना भाई, उसमें चालक में एक बार जा रही है तो धारा नियत होगी, और अपन जानते हैं कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत होगा, और अनुप्रस्थ काट वाले को मान देते हैं अपन। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत होता है, आवेश घनत्व भी, अगर अपन ये भी दोनों क्या मान रहे हैं, अपन नियत मान रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन और आवेश घनत्व भी दोनों क्या है, अगर नियत है। तो बताओ कौन कौन बच गया, बताओ, एक तो बच गया ए और एक वीडी, तो यानी कि ए और अपन वेग का जो गुणनफल होगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, नियत आएगा ना, क्योंकि ये ई भी नियत है, एन भी नियत है, आई भी नियत है, तो उसका मतलब क्षेत्रफल इनटू वीडी, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, नियत आएगा। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, वीडी प्रोपोर्शनल है ना, इसका मतलब अगर क्षेत्रफल का मान ज्यादा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अपन वेग का मान वहां क्या होगा, कम होगा, और अगर क्षेत्रफल का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो अपन वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अपने इसमें 11th में पढ़ा था ना, अपन ने वहां पे पढ़ा था ना, बर्नौली बर्मा के अंदर पढ़ा था कि अगर ज्यादा चौड़ा रहेगा तो वहां पे वेग कम, और अगर पतला पाइप रहता है तो वहां पे वेग ज्यादा। तो वही वाली बात है यहाँ पे के अंदर भी कि अगर अपन वेग ज्यादा होगा अगर क्षेत्रफल कम है तो, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो अपन वेग क्या रहेगा, कम होगा, ठीक है। यानी दुष्ट होते हैं, युक्त अनुपात होते हैं अपन वेग और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ओके स्टूडेंट। संबंध क्या होता है, तो अपन ने बताओ अभी पढ़ा है कि आई बराबर क्या पढ़ा है अपन ने, ए एन ई और क्या पढ़ा है, वीडी, ये पढ़ा है, आई बराबर ए एन वीडी, धारा में और संबंध होता है। और एक अपन कल अपन ये पढ़ा था गतिशीलता बराबर क्या होता है जी, एकांक विद्युत क्षेत्र में, यानी कि म्यू बराबर वीडी अपॉन ई होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ वीडी बराबर कितना होगा जी, तो आप वीडी बराबर बोलोगे म्यू इंटू ई, क्या होता है, म्यू इंटू ई। अगर ये वाला मान मैं इसमें पुट करता हूँ तो वीडी बराबर तो ये हो जाएगा आई बराबर ए एन ई, और क्या हो जाएगा म्यू और ई आ जाएगा यहाँ पे। तो यही तो आ गया अपना गतिशीलता और धारा में संबंध। तो यहाँ से मैं अगर इसका मान निकालना चाहूँ तो लिख दो कि आई बराबर ये हो गया ए
एन ई और म्यू, तो ये संबंध हो गया। या अगर ऐसे बोल दो कि म्यू बराबर, अगर म्यू का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आई बटे ए एन ई और ई। ये क्या होगा स्टूडेंट, गतिशीलता और धारा में संबंध हो गया। ओके, अब अपन पढ़ते हैं एक ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में और पढ़ लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम के नियम की व्युत्पत्ति, है ना, ओम का नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो अपन ने एक तो स्टूडेंट ने पढ़ा कि अपवन वेग अपवहन, क्या लिख दिया मैंने, एक तो क्या बताओ, अपवहन या अपवाह वेग और धारा में संबंध। अभी पढ़ा अपन ने कि अपवन वेग और धारा में संबंध, तो क्या होता है स्टूडेंट, अभी पढ़ा अपन ने क्या होता है कि आई बराबर ए एन ई और वी डी पढ़ा है अपन ने। इसको दे दो आप समीकरण नंबर एक बताओ अपन ने अपवन वेग और विभवांतर में संबंध पढ़ा है। इसमें अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध, इसके अंदर भी इन दोनों में अपन ने बात की थी संबंध की। तो यहां बताओ अपन ने अपवन वेग यानी वी डी बराबर क्या पढ़ा था स्टूडेंट, वी डी बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, ई टो अपॉन एम एल और इंटू वी, ये भी तो पढ़ा था ना स्टूडेंट अपन ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इनके हेल्प से क्या निकालते हैं अपन, ओम का नियम निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये वी डी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि इक्वेशन 1 को 2 से करूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ तो आई इक्वल टू ये ए एन ई और ये वी डी का मान ये लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट, क्या इंटू में आ जाएगा ई टो अपॉन और एम और एल, क्या आ जाएगा, और कौन है, वी, तो यही तो आएगा अपने पास। तो बताओ यहाँ पे कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कोई नहीं हो रहा। तो यहाँ बता रहा है अपने पास कि आई इक्वल टू ए की बार है तो ए एन ये ई इंटू ई स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, ई इंटू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और एक कौन है अपने पास इंटू में टो, और बट्टे में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक तो एल है और एक क्या है, एम है, और इंटू क्या है, वी। ओके, अब इसमें बताओ आपने पढ़ा है ना, वैसे तो आपने ओम का नियम पढ़ा हुआ ना 10th क्लास में, कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था से ताप दाब आदि अगर नियत है तो उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है स्टूडेंट, समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही अपने पास एक तरफ तो आई रखना है और एक तरफ क्या रखना है, अपना वी रखना है। मैं अगर यहाँ से वी का मान निकालना चाहूँ तो सब ये इधर आ जाएंगे अपने पास, तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू, ये स्टूडेंट वी इक्वल टू हो जाएगा एक तो एल और बटा ए, ये एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे जाएगा, और ये एम ऊपर, और बटे में क्या बचेगा अपने पास, एक तो एन है, एक ई स्क्वायर है और एक टो है, और इनटू में क्या जाएगा अपने पास आई, है ना। जो नीचे है वो ऊपर से लगे, ऊपर वाले नीचे, इसको इधर बढ़ दिया अपन ने। तो अब अपन जानते हैं कि इसके अलावा जो बच गया ना पूरा, वही क्या होता है अपना ओम का नियम कहलाता है ना। तो इसके अंदर एक जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला एल को ए को छोड़कर, यानी कि एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, इसको स्टूडेंट अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो यानी यहाँ पे जो एक प्रतिरोधकता होती है रो, और इसका मान कितना होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टू, और इसको क्या बोलते हैं अपन स्टूडेंट, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो स्टूडेंट अपने पास ये v बराबर क्या हो जाएगा, ये एक तो हो गया, इसको बोल दिया अपन ने रो, एक बच गया एल और बटे ए, और इंटू क्या होगा अपने पास स्टूडेंट आई। तो ये ओम का नियम आ जाता है अपने पास, एक तो ये बोल सकते हैं। और जो ये अब ये बच गया, इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं अपन, आर, क्या बोलते हैं इसको, आर बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध। तो रो एल अपॉन ए, ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यानी कि इसको बोल देंगे v इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ये आई, और ये बच गया तो क्या हो गया स्टूडेंट, आर। ये तो आ गया अपना ओम का नियम से कहते हैं अपन, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल क्या स्टूडेंट, आई। और यही क्या है अपने ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम का नियम कैसे मैंने पढ़ा था, ओम का नियम जो होता है, किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था से ताप दाब के रंचिए नियत। तो ये होता है, तो वो अपन ने सिद्ध कर दिया अपवन वेग से, है ना। ये अपवन वेग और धारा में संबंध क्या होता है, अपवन वेग और विभाजन का संबंध होता है। यहाँ से अपन वेग को अपने यहाँ पे रख के उसको सोल्व किया, तो अपने पास ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि हाँ जी, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ओम का नियम क्या कर दिया अपन ने, सत्यापन कर दिया है, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई ओम का नियम होता है। तो अपन यहाँ पे इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या बोल सकते हैं अपन, किसी
चालक तार के किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है ना। पर शर्त यह है कि लेकिन चालक की भौतिक अवस्था क्या रहनी चाहिए, समान चाहिए। चालक की भौतिक अवस्था क्या रहनी चाहिए, नियत है ना। तो मुझे कौन कौन सी, तो वही ताप दाब है ना, ये सब क्या रहना चाहिए, नियत है। तो उसमें जो विभवांतर है चालक के सिरों मध्य, उसमें बहने वाला धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यानी अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा धारा भी घटेगी, है ना। एक दूसरे क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये अपने ओम के नियम की बात हो गई स्टूडेंट, है ना। और इसके अंदर जो ये आता है अपना रो एल ए, ये क्या होता है, प्रतिरोध का मान होता है ना। ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जो ये रो होता है वो क्या होती है स्टूडेंट, प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, तो यानी अपने पास ये जो ओम का नियम आया है, ओम के नियम में स्टूडेंट अपने पास क्या निकल के आया, एक अपने पास क्या निकल के आया, रो। तो स्टूडेंट ये रो क्या होती है, प्रतिरोधकता। और ये स्टूडेंट हर पदार्थ के लिए ये किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ना। ये जो भी अपना पदार्थ है, वस्तु है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर। यानी तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम कौन है, उसके अनुसार इसका मान होता है, प्रकृति में निर्भर करता है ये प्रतिरोधकता। और एक अपने स्टूडेंट यहाँ पर क्या पढ़ा, प्रतिरोध। एक अपन ने पढ़ा यहाँ पे प्रतिरोध, और इसको किसे लिखते हैं अपन, आर से पढ़ा ना अपने आर से। और अपने पास स्टूडेंट आर पर क्या नियम लिखना आया था, रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए। प्रतिरोध क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो ये रो तो क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ओके। तो अगर अपने प्रतिरोध की बात करें तो ये प्रतिरोध होता है रो पर निर्भर कर रहा है, यानी पदार्थ की प्रकृति में निर्भर कर रहा है। एक प्रतिरोध की लंबाई के ऊपर, और एक क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से कोई पूछे प्रतिरोध किन पे निर्भर कर रहा है, तो हम बोलेंगे प्रतिरोध है ना, एक तो अगर समानुपाती होता है लंबाई क्या होता है, समानुपाती होता है। एक और बात अपने यहाँ देखा कि रो इसके भी समानुपाती होता है। और आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/a होता है स्टूडेंट, है ना, इतना होता है 1/a, है ना। तो अगर कोई पूछ रहा है प्रतिरोध की अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर ये घटा रहे हैं तो ये बढ़ा रहे हैं तो घटेगा। ठीक है, किसको नियत करके क्या करना है, तो इनके ऊपर निर्भर किस प्रकार करता है, ये ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ काट के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है, लंबाई क्या रहता है, समानुपाती रहता है। ओके स्टूडेंट, तो ये ओम के नियम के अंदर आप ध्यान रखना। और अगर कोई पूछे आपसे प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध की अगर परिभाषा पूछ लिया आपसे, प्रतिरोध पूछे या विद्युत प्रतिरोध बोले, बात एक ही सुने ना, प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध। तो इसका ऊपर बात कैसे करते हैं, नाम से मालूम चल रहा है कि प्रतिरोध यानी कि किसी का प्रतिरोध करना, यानी मना करना, उसका अवरोध करना। तो अगर अपन किसी चालक में अगर धारा बह रही है तो धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोल सकते हो आप, किसी चालक में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या अवरोध, है ना, अवरोध ही बोल सकते हैं। अवरोध को क्या कहते हैं अपन, प्रतिरोध कहते हैं जी। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध किसे कहते हैं अपन, कि किसी भी चालक में अगर जो धारा बहती है तो उस धारा के मार्ग में आने वाली जो बाधा होती है, जो अवरोध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट, अपन प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए। और इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। मात्रक क्या होता है, ओम का नहीं दे इसने, तो इसका ऐसे ओम का प्रतिरोध ऐसे होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, और प्रतिरोध क्या थी स्टूडेंट, ये क्या थी,
प्रतिरोधकता क्या थी, किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रही है कौन सा पदार्थ किस प्रकार का है, और इसका अपने मान में निकाला था ml/ρ आया था ना मान, तो वो इसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो इसके बारे में आप मुझे ध्यान रखना है। एक स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना अपना, एक आता है, एक तो पूछता है कि ओमीय एवं अनओमीय युक्ति, ओमीय एवं अनओमीय युक्ति क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा काफी बार। देखो स्टूडेंट, ओमीय युक्ति तो कौन सी होगी, ओमीय युक्ति मतलब वे युक्तियां जो ओम के नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं, है ना। तो यानी कि जो ओम का नियम का पालन करें, जो ओम के नियम का क्या करें, पालन, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करती हैं वो क्या करती हैं, ओमीय युक्तियां कहलाती हैं, है ना। से प्रतिरोध संदर्भ होता है, ये सब अपने ओम का नियम करते हैं। और अपन पढ़ा ना ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I आता है ना, पढ़ा अपन ने कि किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो इसका मतलब अगर बताओ अपन ग्राफ बनाए, एक तरफ I लेते हैं एक तरफ V लेते हैं, तो क्या होता है, इनमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो यानी अगर धारा और विभवांतर के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, अगर वो सीधी रेखा प्राप्त होती है तब तो यानी वो ओम का नियम का पालन होगा, और अगर सीधी रेखा नहीं है तो ओम का नियम का पालन नहीं होगा। तो यानी ओमीय युक्ति कौन सी होगी, जो युक्तियां ओम के नियम का पालन करती हैं वो कौन सी होती है, ओमीय युक्ति। एक आती है अपने यहाँ पे अनओमीय या अओमीय युक्ति। तो ये कौन सी युक्ति होगी स्टूडेंट, जो क्या करेंगे बताओ, जो ओम का नियम का पालन नहीं करे, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, उन युक्ति क्या बोलते हैं अपन, अनओमीय युक्ति। इनका मतलब इनके मध्य अगर अपन V और I के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो उनमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, थोड़ा सा विचलन प्राप्त होता है, तो वो होगी अनओमीय युक्ति। और स्टूडेंट बोर्ड में काफी बार एग्जाम्पल पूछा हुआ है कि इसके एग्जाम्पल दो, आप दो अनओमीय युक्तियों के नाम बताओ। तो एक तो होता है ऐसे अपने पास है ना डायोड, बोल सकते हैं अपन डायोड, या फिर आता है डायोड या ट्रायोड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, ये कुछ ऐसे प्रकार हैं डायोड से बनते हैं प्रकाश डायोड। तो ये सब क्या होता है, अनओमीय युक्ति होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना काम आप करते रहना, ईमानदारी से अपना होमवर्क करते रहना है ना, आपको पता है इसी के नंबर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अपना कमेंट करते रहना। बाय।